एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोकर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनिष्ट हो गया था और फिर कृष्णा तुरभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों के ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजे ने में विद्वानों की सहायता की। चित्र 1.7.1 विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवारें का एक भाग हम्पी की खोज हम्पी ने भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 में से छायाचित्रकारों ने यहाँ की भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य दीवारों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोत का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। स्रोत एक, मैकालिन मैकेंजी। 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्होंने भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानून, रीति रिवाज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकती हैं। राय, नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य का स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर समस्याओं से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तर सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपनी समकालीन राजाओं, इनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर देवी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवनों निर्माण की तकनीकी को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास। स्रोत
चित्र 7.2 में दिखाए गए हैं। मैकेंजी और उनके सहायक या चित्रकार थॉमस हिकी द्वारा बनाया गया तैली चित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन था में उनका चपरासी सिन्हा जी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक एक जैन पंडित, दाईं ओर उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण का कावलेरी वेदंक लक्ष्मया। मैकेंजी और उनके देशज सूचनादाताओं को चित्रकार ने किस प्रकार चित्रित किया है, उनके तथा उनके सूचनादाताओं के विषय में दर्शकों पर किस प्रभाव के विचार डालने का प्रयास किया गया है। कर्नाटक साम्राज्य जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी। चित्र 7.3 तंजावुर के महाबृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार ये चित्र में दिखाई गई है। देखा था इन क्षेत्रों में शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा वेल्लूर के चनकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाई तक पहुंचाया। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों को स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वंशज का यही नाम विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा राय को नरपति या लोगों का के स्वामी की संज्ञा दी गई। शासक और व्यापारी। चूंकि इस काल में युद्ध काल प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों से भाग लेते थे। 1458 में से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। विजय राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य थे, सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाते थे, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबद्ध थे। कृष्णदेवराय ने शासन की चारित्रिक विशेषता, विस्तार और दृढ़ीकरण की। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 तक तथा बीजापुर के सुल्तान को पूरी तरह पराजित किया गया था। 1520 हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन
फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थिति में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव के की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश आरा विदु के हाथ में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षा के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तगड़ी जिले तालकोटी के नाम से भी जाना जाता है के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर पर शहरों पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पोनुकोडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। स्रोत 2 राजा और व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय शासनकाल 1509 से 29 के शासनकाल में विषय में अमुक्त मलदय नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। व्यापारियों के विषय में उसने लिखा, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंधन करना चाहिए उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारियों या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ा की भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध कराना चाहिए। ऐसे करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मन तक नहीं पहुंचेगी। प्रत्येक आप विचार से राजा को प्रोत्साहित करने का इच्छुक क्यों था? इन विनिमयों से किन समूह को लाभ पहुंचा होगा? मानचित्र 1 दक्षिण भारत लगभग 14वीं से 18वीं शताब्दी में बिदिर, वारंगल, गोलकुंडा, गुलबर्गा, भीमा, बीजापुर, कृष्णा, तुरभंगा, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, विजयनगर, गोवा, पेन्नार, चित्रदुर्ग, केरी, भटकल, बसरू, अरब सागर बगल में बारासिलोर, मंगलोर, कन्नौर, मैसूर, कोलार, चंदगिरी, कांचीपुरम, मैलार, बाराबंकी खाड़ी बगल में जीजी, चिदम्बरम, कावेरी, तंजावुर, वैगाई, कालीकट, कोचीन, मदुराई, रामनाथपुरम, तिरुवल्ली, सिलोन, श्रीलंका, हिंद महासागर। उन आधुनिक राज्यों को चिन्हित कीजिए जो विजयनगर साम्राज्य के भाग थे एवं संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानी और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए किया जाता था। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेना उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनत में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण
करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनत दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्दय रूप से पराजित कर दिया। राय तथा नायक साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों से सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजय नगर शासक की प्रभुसत्ता से आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों में रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा जा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कोई नायक ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इस कारण केंद्रीय के राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फ्रांसीसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद पर कुलीन व्यक्ति। चर्चा कीजिए मानचित्र पर चंद्रगिरी, मरुदाई, कक्केरी, तंजावुर और मैसूर को चिन्हित कीजिए। ये सभी नायक शक्ति के केंद्र थे। यह भी चर्चा कीजिए कि नदियों और पहाड़ों ने किन मायने में विजयनगर के साथ संचार को सरल अथवा बाधित किया। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। विजयनगर का चित्र 7.4 का नक्शा ये है। तुरभद्रा, अन्नेगंदी, प्रविशी, हम्पी केंद्र और इधर केंद्रीय भाग शाही नम, और ये पूरा चित्र दिख रहा है। नक्शे पर बने 3 अंचलों को पहचानिए। मध्य भाग को ध्यान से देखिए। क्या आप नदियों से जुड़ते हुए शहरों को देख सकते हैं? आप कितना किलेबंद दीवार को देख सकते हैं? क्या धार्मिक केंद्र किलेबंद था? शहरों के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों में बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहरों की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोल दे कांति नामक इतावली व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानीस किगिनिकी नामक रूप का एक व्यापारी, जिन पर सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी और
दुआर्ते, बाराबोस, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का नूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, के हैं। स्रोत 3, विशाल फैला हुआ शहर। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उद्धरण है। इस शहर का परिमाप मैं यही नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया, क्योंकि कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितनी विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर, जिसके पेड़ों के कई उपवन, आवासों के बीच बगीचों में तथा पानी की कई नालियां जो इसमें आती हैं, तथा कई स्थानों पर झीलें, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। क्या आप आज की किसी शहर में ये विलक्षण देख सकते हैं? आपके विचार में पेश के उद्यानों तथा जल स्रोतों का विशेष उल्लेख के लिए क्या चुना है? जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जाले धाराएं आकर नदी से मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्र में से एक था, इसीलिए पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने से व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को खींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भाग्यनवेशों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर ने तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। स्रोत 4, हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था? कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशयों के विषय में पेश लिखता है। राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख बीबर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचली हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलता है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरत से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए आज राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वह 15 से 20 हजार आदमी थे, चोटियों की तरह। चित्र 7.5 राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली, किले, बंदियां तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहरों के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किले बंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं, जिनमें उन्हें घेर गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड
भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्ग को की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगीर सरपंच थोड़ी सी सुडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकर थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। यह किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं और पेश करता है कि पहली परिधि से शहरों में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल 2 झीलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्रों के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से खींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थीं। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नगारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंद नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनके प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद चित्र 7.6 तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चरित्र तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक हिंदी इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वार से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ती हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो समांतर लोगों के आवासों की अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ ये चित्र दिया गया है। चित्र 7.6 किलेबंद दीवार में बना एक प्रवेश द्वार दिखाया गया है। इन दो प्रवेश द्वारों के बीच समानताओं तथा भिन्नताओं का वर्णन कीजिए। आपके विचार में विजयनगर के शासक ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य के तत्वों को क्यों अपनाया? चित्र 7.7 एक गोपुरम, ये एक गोपुरम चित्र है। स्थानों जिनमें शहरी केंद्र और पूर्वी
उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है। परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हैं। यह मुस्लिम रिहायशी मुल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्यतः लोगों के आवास जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का की पुर्तगाल यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों को संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षण से भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशयों और साथ ही मंदिरों के जलाशयों संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। चित्र 7.8 उत्खनित पटरी का एक भाग चित्र में दिखाया गया है। चित्र 7.9 चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। आपके विचार में ये टुकड़े मूलतः किस प्रकार के बर्तन का हिस्सा है? चित्र 7.10 विजयनगर का एक मस्जिद। इस क्या इस मस्जिद में इंडो इस्लामी स्थापत्य के चरित्र तत्व विद्यमान हैं? राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। समान स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्राश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देवस्थलों में प्रतिष्ठा देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान मालों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती। चर्चा कीजिए। विजयनगर की रूपरेखा की तुलना अपने नगर या गांव की रूपरेखा से कीजिए। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच हैं। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है। मुकुट तथा राजकीय पायल। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक यह अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगीरी से निर्मित थे, जबकि धर्मोत्तर भवनों की अधीर रचना विकरी वस्तुओं से बनाई गई थी। महानवमी डिब्बा। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, किंतु इसके राजकीय आवास होने पर कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरे क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवार से घिरा है और इसके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता है और इसीलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किसी प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक परिचित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारादार उत्कीर्ण से पटा पड़ा
है। चित्र 7.12 इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा उत्तर भारत, दुर्गा पूजा बंगाल में तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नाम से जाना जाता है, के महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नववा। चित्र 7.11 में महानवमी डिब्बा दिखाया गया है। 7.12 में महानवमी डिब्बे पर उत्कीर्ण चित्र दिखाया गया है। क्या आप इन चित्रों के विषय में पहचान सकते हैं? ये चित्र 7.13 कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराब को ध्यान से देखिए, ये संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकी से प्रभावित थी। ये चित्र देख लीजिए बगल में। 7.13 और 15 की तुलना कीजिए तथा उन अभिलक्षणों की सूची बनाइए जो दोनों में हैं, और साथ ही उनकी भी जो इनमें से केवल एक ही देखे जा सकते हैं। चित्र 7.14 में बना मेहराब की तुलना चित्र 7.6 में बनी मेहराब से कीजिए। कमल महल में 9 मीनारें थी, बीच में एक ऊंची तथा 8 भुजाओं, उसकी भुजाओं के साथ साथ छाया चित्र तथा खड़े रेखा चित्र में आप कितनी कितनी मीनारें देख पाते हैं। यदि आप कमल महल का फिर से नामकरण करते तो इसे क्या कहते? दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज, लोग लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर वह स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, राजकीय केंद्र के सबसे पुराने सुंदर भवनों में एक लोटस कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्री ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। एक चित्र 7.14 कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण दिया गया। ये कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण है। चित्र 7.15 कमल महल की एक तस्वीर। ये कमल महल बना हुआ तस्वीर। 7.16 क और 16 ख की तुलना चित्र 7.17 से कीजिए। प्रत्येक में दिखाई देने वाले अभिलक्षणों की सूची बनाइए। क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में हाथियों के अस्तबल थे? सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषद सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर। ये चित्र 16 को हाथियों के अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र। चित्र 16 ख हाथियों के अस्तबल का नक्शा एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। चित्र 17 कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल दिखाया गया है।
ये चित्र 7,18 हजार राम मंदिर की दीवार की मूर्ति कला दिखाई गई है। क्या आप नृत्य के दृश्यों की को पहचान सकते हैं? आपके विचार में हाथियों और घोड़ों को पटलों पर क्यों चित्रित किया गया था? कहा जाता है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देव स्थलों की मूर्तियां अब नहीं हैं, लेकिन दीवार पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनिष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। चित्र 7,19 मदुराई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराब को ध्यान से देखिए। चर्चा कीजिए, नायकों ने विजयनगर के शासक की भवन निर्माण परंपराओं को जारी क्यों रखा? धार्मिक केंद्र राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरीय भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपक्ष, जो आज के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालीन जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंश तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। ये तो मंदिर निर्माण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासक के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यताओं के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता है। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृति अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासक ने पूर्वकालीन परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनतम लाई और उन्हें आगे विकसित की। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माने जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायकों भी उसके साथ जाते थे। ये चित्र 7,20 आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य दिखाया गया है। गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आए। इसके विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं, जो राजकीय सत्ता की घोतक थी, शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम चित्र 7,7 तथा राजकीय पेशवर प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालों की मीनारों में बौने प्रतीत कराते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर। चित्र 7,21 विरुच्छ
विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा अधिकांश वर्गाकार संरचनाओं देव स्थल हैं। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया है। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्ति प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। जलाशय है, नीचे दीवारें दिखाई गई। नक्शे में दिए गए स्केल का प्रयोग कर मुख्य गोपुरम से केंद्रित देवालय की दूरी नापिए। जलाशय से देवालय तक जाने के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा रहा होगा? चित्र 7.22 दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक मंडप दिखाया गया। चित्र 7.23 मूर्ति वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र दिखाई गई है। स्तंभ पर आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। ये दोनों चित्र के होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते हैं, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीकी तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। अब हम दो मंदिरों की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वीय गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे दिया जाता है। इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। मंदिर के सभागार का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागार का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मानने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवालय देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप। चित्र 7.24 विट्ठल मंदिर का रथ दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में इस प्रकार रथ बनाए जाते होंगे? ये चित्र 7.25 जिंजी का झूलता मंडप। जिंजी का झूलता मंडप है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का घोतक है जिनसे सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। चित्र 7.24 इन मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधे रेखा में जाती हैं। इन गलियों को फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपरा के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दार्शनिक गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। चित्र 7.26 मदुराई के नायक द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम ये दिखाया गया है। चर्चा कीजिए। अनुष्ठानिक स्थापत्य की पूर्ववर्ती परंपराओं को विजयनगर के शासक ने कैसे और क्यों अपनाया तथा रूपांतरित किया? महलों तथा मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां और सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षण के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय
पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक तथा संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1776 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्ष के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के अक्षर के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं है। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनमें हजारों संरचना के अंशों, छोटे देवस्थल और आवासों को लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया है। उनका प्रलेखन भी किया गया है। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थितियां की पहचान स्तंभों, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अब तक यही कुछ बचा हुआ है। स्थल 7.27 विजयनगर स्थल की विस्तृत मानचित्र ऊपर दाएं दिखाई गई। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर प्रयोग नहीं किया गया था। मानचित्र में दिए गए पैमाने का प्रयोग करते हुए किसी एक छोटे वर्ग की लंबाई नापिए। चित्र 7.28 और 27 की चित्र वर्ग n दाएं इस मानचित्र में कौन सा पैमाना प्रयोग किया गया है। ये चित्र दिखाए गए हैं। पहला वाला चित्र आपको ABCDEFGHI नहीं इस्तेमाल किया गया है। बच्चे के MNOPQRSTUV और उसके बाद WXY और Z का उपयोग किया है, जिसमें कांदीपुरम, हम्पी, कमलपुरम, नेगेनहलती, अंतसयानपुरी, हासपेट, गंगावती ये जगह का नाम दिए गए हैं। 0 से 5 किमी तक ये मानचित्र दिए गए हैं। ये MK और MP वाले मानचित्र, जिसमें NA, NB और NC, ND, NE, NF, NG, NH, NJ और NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ और 0 से 500 से 1 किलोमीटर के बीच के माप से उपयोग किए गए चित्र 7.29 और चित्र 7.28 का NM वर्ग को और छोटे वर्गों में बांटा गया है। किसी एक मंदिर को पहचानिए। दीवारें, एक केंद्रीय देवालय तथा मंदिर तक जाने वाले रास्तों का अवशेषों को खोजिए। मानचित्र पर उन वर्गों का नाम दीजिए जिनमें मंदिर का नक्शा स्थित हो। ये मंदिर बीच में एक दिया गया है। जॉन M. फ्रिट्ज, जॉर्ज मार्शल तथा MS. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक, ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंग से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचना अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचना अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंद से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनः निर्मित करने में सहायक होते हैं। चित्र 7.29 के मंदिर का नक्शा दिया गया है। ये बीच में ए लिखा हुआ है। गोपुरम, सभागार, स्तंभावली तथा केंद्रीय देवालय को पहचानिए। बाहरी
प्रवेश द्वार से केंद्रीय द्वार तक पहुंचने के लिए आप किन भागों से होकर गुजरेंगे? प्रवेश द्वार से देखिए चित्र में दिखाया गया स्रोत 5 बाजार। पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने वाली एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के मणिकाएं और हीरे और पन्ने और मोती और छोटी मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्यतः घोड़े तथा टटटू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थ से भरे रहते हैं जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। फर्नाउनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फल, अंगूर और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटोर और सभी प्रकार के पंछी, चिड़िया, चूहे तथा बिल्ली और छिपकली विजयनगर के बाजारों में बिकते थी। उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तकनीकी के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उनमें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकी से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलाबंदी के अध्ययन से हम उसका प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो हम भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रासरदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ और परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों और लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र तथा धार्मिक केंद्रों के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते? और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था उन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान किया था? कृष्णदेवराय परिदृश्य के की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर में गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की एक सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। इस मंझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। चित्र 7.31 में दिखाई गई है। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? भवनों के नक्शे कौन बनाता था? राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे? निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत सकते हैं।
ये चित्र विजयनगर 7.32 का रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग दिखाया गया है। काल रेखा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 लगभग 1300 से 1400 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347, जौनपुर कश्मीर और मदुराई में सल्तनतों 1400 से 1500 ईस्वी में, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435, गुजरात और मालवा के सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का उदय लगभग 1500 से 1600 ईस्वी में, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510, बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। नोट: प्रश्न चिन्ह अनिश्चित तिथि और की ओर संकेत करता है। काल रेखा तो विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं: 1800 कालीन में केंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा, 1856 अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिया, 1876 पुरास्थल की मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का जे.एफ. फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ, 1902 जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ, 1986 हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया जाना। अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं वसुंधरा फिलियो जोट 2006 मुद्रण, विजयनगर, नेशनल बुक ट्रस्ट, न्यू दिल्ली, जॉर्ज मिशेल 1995, आर्टिक चिकर एंड ऑफ द सदर्न इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, के.एल. नीलकंठ शास्त्री 1955, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली, बर्टिन स्टीन 1989, विजयनगर, द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ द इंडियन वॉल्यूम फर्स्ट, पार्ट 2, फाउंडेशन बुक, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए www म्यूजियम यूपी इनेम एजुकेशन की रिसर्च कर सकते हैं। एक्सप्रेस रिसर्च डिश एशिया, BR